सफ़र में धूप तो होंगे जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होंगे जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई भी सफ़र स्टार्ट करते हैं तो उसमें धूप हो, बरसात हो, हर तरह की मुसीबतें प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन उन्हीं मुसीबतों को पार करते हुए जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन अगर उसी मुसीबत को हम मुसीबत मान करके रुक जाते हैं तो लौट करके हम उसी स्थान पर आ जाते हैं जहाँ से हम चलना प्रारंभ किए थे। तो हमें अपने मंजिल की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है और अपने उन लोगों का सपना साकार करना है जो हमारे लिए अपनी कुछ इच्छाओं को भी रोक करके रख रहे हैं कि नहीं, हमारा भैया हमारी बहनी कभी कुछ बनेगी तब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को एक संघर्ष करना है और इस संघर्ष में कभी भी हार नहीं मानना है। और ऐसे संघर्ष करने वाले आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जीता जागता उदाहरण है, जो कि चाय बेचने वाले से आज प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। आज उन्हीं की मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं कि उनका मंत्रिपरिषद कैसे रहता है, क्या क्या चीज़ें उसकी विशेषताएं हैं और कैसे कोई प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कोई गरीब से गरीब भी व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर भारत में पहुंच सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपका हम आपके अपने इस ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का, जैसा कि आपको पहले से पता हो गया है कि मंत्रिपरिषद हम लोगों का टॉपिक है और मंत्रिपरिषद के बारे में हम सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले साथियों हम आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद होता क्या है। मित्रों, मान लीजिए कि ये केंद्र की सरकार है और इसमें बैठे हैं ढेर सारे ऐसे ऐसे लोग। क्या हैं ये? ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं और ये लोग जो हैं, यहाँ पर एक और ऐसे कुर्सी लगी हुई है, यहाँ पर इसमें भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक और कुर्सी लगी हुई है बड़ी सी, इस पर बैठे हुए हैं एक व्यक्ति। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे और इनके जो पहले स्तर के जो यहाँ वाली कुर्सी लगी हुई है, ये सभी हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री। और इसके बाहर वाले जो ये सभी हैं, ये सभी हो जाएंगे राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और अगर पूरे को ले लिया जाए ये वाला लाइन, तो यह होगा कैबिनेट, सॉरी, यह होगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ये होगा परिषद, मंत्रिपरिषद। और अगर से इसका हम लोग लेते हैं तो यह होगा कैबिनेट। तो इस तरह से साथियों, अगर कैबिनेट की बात आती है तो कैबिनेट मतलब उसको मानिएगा जिसमें केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। और अगर मंत्रिपरिषद की बात आती है तो उसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री सभी लोग शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सही है। तो यहाँ पर है, प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होते हैं, या आप कहें अध्यक्ष होते हैं, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो कैसे नियुक्त किया जाता है या चुना जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है साथियों, जबकि अगर अमेरिका वगैरह में देखेंगे तो वहाँ का राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जबकि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट के मुखिया जो होते हैं, वह क्या होते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ये चीज़ें पहले से नहीं पता होता है जनता को कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा। पहले चुनाव होता है, चुनाव के बाद बहुमत निर्धारित करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेते हैं कि किसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाए, कौन बहुमत प्राप्त दल का नेता है, किसे हम नियुक्त करें। तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो नियुक्ति की जाती है, ना कि चुनाव होता हमारे यहाँ। आगे देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, क्या है, केंद्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, केंद्रीय सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, किस चीज़ के, प्रधानमंत्री के। आगे है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया साथियों। आगे लाइन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो वह होती है
प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक कार्यकारी का जो शक्ति होता है वह प्रधानमंत्री के पास होता है। हमने आपको इसको भी पहले बताया कि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख जो होता है हमारे यहाँ वह प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक कार्यकारी प्रमुख जो होता है हमारे यहाँ वो राष्ट्रपति होता है। कहने के लिए मुखिया राष्ट्र का जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो भी फैसला लेने की बात आती है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री लेता है मंत्रिपरिषद की सहायता से। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में दिया गया है प्रधानमंत्री के। आगे है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो फिर वही बातें हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। आगे है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है साथियों कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री की सदस्यता ही नहीं है तो वहाँ पर कैसे वोटिंग कर सकते हैं। वो राज्यसभा से अगर हैं तो लोकसभा में वोटिंग नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें होती हैं। भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद से हटाने पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 यानी कि प्रावधान ऐसा जो कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसको हटाने से, पद से हटाने के बारे में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि किसी भी मंत्री को कैसे नियुक्त किया जाएगा, कैसे उसको हटाया जाएगा। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा से ही होता है, लेकिन अभी आप इस गवर्नमेंट के पीछे का गवर्नमेंट अगर देखे होंगे कांग्रेस का, यूपीए का, तो उसमें प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे वह राज्यसभा के सदस्य थे। वो लोकसभा से नहीं चुने गए थे, वो राज्यसभा के थे। ठीक है, आगे देखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का भी प्रधान जो होता है वह होते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय। आगे है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यह जरूरी नहीं है कि दोनों सदनों में से, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का वह सदस्य जरूर हो, तभी वह नियुक्त हो सकता है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद पर के किसी भी पद पर। नहीं ऐसा है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही आगे कहा गया है कि वह दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। आगे है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है उसके सृजन संविधान के प्रावधानों से हट करके हुआ है। उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान में नहीं रखा गया है, लेकिन गृह मंत्री जो होते हैं उन्हीं को उप प्रधानमंत्री के तौर पे मान लिया जाता है। पहली कैबिनेट जब गठित हुई थी तो सरदार पटेल जी जो थे उनको उप प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता था। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है साथियों, ये आपको भी पता है। ये अमेरिका के यहाँ के तरह हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जनता चुने। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, हम लोग चुन करके नहीं भेजते हैं। हाँ, हम प्रधानमंत्री को एक सांसद के तौर पर चुने थे, लेकिन हम प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुने थे। प्रधानमंत्री कौन होगा चुनाव के समय ये नहीं पता चल पाता है कि कौन होगा। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तब राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करते हैं कि किसको बहुमत प्राप्त है और किस दल को जो है बहुमत नहीं प्राप्त है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। चुनाव के पहले जनता के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि इन्हीं को हम प्रधानमंत्री चुनेंगे, वो अपने सांसदों को चुनते हैं। आगे देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का कार्य करता है। तो ये बात सही है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिपरिषद में किसको मंत्री बनाए, किसको बाहर करे, इसके लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। सेम ऐसे ही जैसे राष्ट्रपति महोदय स्वतंत्र हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और किस दल को बहुमत प्राप्त है उसी को बनाते हैं। वो ऐसा नहीं स्वतंत्र है कि जिस एक दल को बहुमत प्राप्त है लेकिन बना दिए दूसरे को प्रधानमंत्री।
ठीक, उनके बना देने के बाद भी वो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव ला करके वो गिर जाएगा। तो इस तरह से वो अपने विवेक का कार्य करते हैं कि किसे प्राप्त हो रहा है, किस दल में। मान लीजिए कोई भी ऐसा दल हो जिसको पूर्ण बहुमत ना प्राप्त हो, तो उन्होंने क्या करना है, वो अपने आप देखेंगे कि किस दल में कई दल मिल करके बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको अगर विवेक से लग गया कि हाँ इस दल को प्राप्त हो सकते हैं, इस नेता को प्राप्त हो सकते हैं, तो उसको वह अपना प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो है मंत्री रह सकता है। तो कितने समय तक, 6 महीने तक वो रह सकते हैं। आगे देखिएगा, भारत की संसद के संबंध में कथन सही है। कौन सा कथन सही है? संविधान में एक संसदीय शासन प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है, बात सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। आगे है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। यानी कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन का अगर बहुमत प्राप्त है, लोकप्रिय सदन मतलब लोकसभा होता है, का अगर विश्वास प्राप्त है तभी वह सरकार में रह सकते हैं, अदरवाइज वो सरकार में नहीं रह सकते हैं, सरकार गिर जाएगी। ठीक है साथियों। आगे है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत उत्तरदायी रहता है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार उत्तरदायी रहता है वह। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की स्थिति जो होगी उसके बारे में कह रहे हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं उसके बारे में प्रावधान किया गया है साथियों, कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें क्या कहेंगे कि तब तक वह सरकार चलाते रहें। वैकल्पिक व्यवस्था के प्रारंभ होने तक, जब तक दूसरी सरकार नहीं गठित होती है, तब तक उनको सरकार चलाने के लिए वह कहेंगे। और यथाशीघ्र नई सरकार के गठन हेतु तो आम चुनाव कराया जाएगा। ये स्थिति दूसरी होगी। आगे है, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक पदभार का कार्य करती रहेगी। आगे है, सही कथन दिया गया है, संघीय मंत्री भारतीय राष्ट्रपति का जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है या मंत्रिपरिषद आप कह सकते हैं, वह क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हर कार्य के लिए मंत्रिपरिषद सूचित करता है कि ये सा कार्य हम करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तभी वो कार्य जो है पूर्ण रूप से वो जमीन पर आता है। तो इस तरह से ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हमारे यहाँ जो कि ऐसा नहीं विश्वास में लेते थे, जैसे कि इंदिरा गांधी रही हैं। कभी कभी उनके फैसले ऐसे होते थे कि वो एक तरफा फैसला हो जाता था, मंत्रिपरिषद को बाद में पता चलता था। लेकिन ऐसे चीज़ें जो हैं अधिकांशतः आप देखेंगे तो ये व्यवहारिक चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद का बैठक होता है, उसमें कोई भी फैसला लिया जाता है बहुमत के आधार पर लेते हैं। ठीक है। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन का बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ये चीज़ें हैं साथियों कि यदि आप देखेंगे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर उसे लगता है कि उसे लोकसभा में या मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा, उसके विधायक इधर उधर हो गए हैं, तो क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। मान लीजिए विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके इतने विधायक हमारे साइड में आ गए हैं, आपकी गवर्नमेंट जो है अल्पमत में आ गई है, तो वो क्या करेंगे, बहुमत सिद्ध करने के लिए वहाँ पर विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। आगे देखिएगा, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, बहुमत से अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति जो देता है वो कौन देता है, वो स्पीकर देता है, लोकसभा का अध्यक्ष देता है।
लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन कुछ दिए गए हैं, उनको आप ध्यान दीजिए। कि पहला यह है कि भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। दूसरा यह है कि अविश्वास प्रस्ताव में केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। आपको हमने पहले ही बताया कि अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो उस पर वोटिंग प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं उस स्थिति में, जबकि वह लोकसभा के ना होकर के राज्यसभा के हों। आगे देखिएगा, लाभ का पद जो है वो कौन निर्धारित करेगा? तो केंद्रीय संसद करती है कि कौन सा पद लाभ का पद है, कौन सा पद लाभ का पद नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डाट डाट के अधीन रह करके कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो रहती है विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। आप देखते होंगे कि विधायिका जब सदन चलती है तो कार्यपालिका यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं उसमें अपना वक्तव्य देते हैं, अपना बयान देते हैं, अपने उस नीतियों के बारे में बताते हैं। तो किसके अधीन रह करके करेंगे? विधायिका के अधीन। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री था, बाद में वह रक्षा मंत्री बना, तो वह कौन व्यक्ति था? तो KN काटजू जी थे, कैलाशनाथ काटजू। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसमें प्रथम वित्त मंत्री जो थे वह RK षणमुखम शेट्टी थे। लेकिन जब साथियों संविधान लागू होता है 1949 में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1947 को जब पहली कैबिनेट का जो बजट पास हुआ था तो उसमें जो है RK षणमुखम शेट्टी थे, लेकिन 49 में जब आए तो वो जान मथाई थे। आगे देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो वो अम्बेडकर थे। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है कौन सा शब्द? बजट शब्द। अगर बजट शब्द नहीं उल्लिखित है तो बजट के स्थान पर कौन सा शब्द है, इसका भी हमें जानना जरूरी है। तो बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा शब्द वहाँ पर उल्लेख किया गया है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो देवगौड़ा थे। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला कार्यकाल उनका जो था तो वह था 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी कि 1 महीने भी नहीं चल पाया। दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक। नेक्स्ट था 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। आगे देखिएगा, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए जो वो कौन कौन लोग हैं? वो हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है तो ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहे थे तो चंद्रशेखर जी थे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुए तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी लोकसभा में नहीं गए, संसद में नहीं गए। आगे देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है? तो वह है 352 में। आगे देखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन क्या है? तो वह पहले वित्त मंत्री थे। इसके अलावा पूर्व गवर्नर भी रहे हैं RBI के। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कथन है कि भारत के संघ में जो है मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये बात नहीं सही है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। आगे देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। हाँ, तो ये हो सकता है। तो यानी कि जो है ये
यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। ए कथन गलत है और कारण सही है। आगे देखिएगा, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। बात सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान जो है नहीं करता। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का कोई पद अधिकार नहीं देता है तो इसलिए वह उसको नहीं कह सकता है। इसमें राजनीतिक होता है कि कोई उप प्रधानमंत्री है कि नहीं है। अगर उप प्रधानमंत्री का वो देते हैं कि हाँ उप प्रधानमंत्री जैसा जो है आपको अधिकार रहेगा तो वो कार्य तो देंगे ही। संविधान संशोधन में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ये 91वें संविधान संशोधन के तहत साथियों किया गया था प्रावधान। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही क्या है? 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो थी वह 18 थी। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है तो श्वेत पत्र है। साथियों जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है तो वह क्या करती है, अपना जो आदेश जारी करती है उसी को पत्र कहा जाता है। तो वह पत्र का अलग अलग देशों का नाम है। ग्रीन पत्र जो है, ग्रीन लेटर, और श्वेत पत्र या वाइट जो है लेटर। तो इस तरह से हमारे यहाँ अगर देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया जाता है कोई भी वो गजट, तो वह जो होता है क्या होता है, श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो यह अनुच्छेद 257 में दिया गया है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपालास्वामी आयंगर की रिपोर्ट पर। मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य क्या क्या हैं या हैं? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करती है, तो ये बात सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देती है, तो यह भी बात सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, सही सुमेल है। जवाहरलाल नेहरू की जो अंत्येष्टि है वो स्थान जो है वो है शांति के नाम से जानी जाती, और लाल बहादुर शास्त्री की जो है वह है विजय घाट, और इंदिरा गांधी का जो है वह है शक्ति स्थल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है साथियों महान्यायवादी, जिसको आप सीएजी यानी कि कैग भी कहते हैं। तो कैग जो है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ कुछ प्रावधान जो इम्पोर्टेंट हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है, यानी कि भारत सरकार का यह वकील होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो धारण करता है वह है इसमें आपका महान्यायवादी होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा अगर आ जाए तो मत लगाइएगा, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की भी और इनकी भी, या लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों, कोई भी हो। तो जो शीर्ष पदासीन अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी। इन्हीं को आप विधिक अधिकारी कहें या वकील कहें। अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा महान्यायवादी को। महान्यायवादी क्या करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी न्यायालय हो तो उसको सुनवाई का अधिकार रहता है। आगे देखिएगा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में कुछ बातें हैं, जैसे वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती।
तो यह भी बात सही है। यानी कि अटॉर्नी जनरल किसी को भी नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसी को नियुक्त किया जा सकता है जिसमें वह योग्यताएं हों जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए होती हैं। संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का, कमेटी का हो, सदस्य होने का अधिकार है। तो अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल उसमें जा कर के भाग तो ले सकते हैं, बोल तो सकते हैं, वक्तव्य तो दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं संसद के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। वहाँ पर जाकर के सरकार का पक्ष रख सकते हैं। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, ठीक है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। आगे देखिएगा, सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? तो वह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है साथियों, आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को का जो पद सृजित किया गया है वो कैसा पद है? वो संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक। कुछ पद ऐसे होते हैं जो गैर संवैधानिक होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपका ये नीति आयोग कैसा है, तो नीति आयोग जो है संवैधानिक नहीं है, संविधान से इतर है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसका कार्यकाल कितना दिनों तक होगा? वो 6 वर्ष तक होगा। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कुछ सही वक्तव्य जो दिए गए हैं उनको आप बताइएगा यहाँ पे देख करके कि उनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहले हम लोगों ने क्लियर कर लिया। उनका वेतन जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी हमने क्लियर किया। और उनकी जो योग्यताएं होती हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं भी होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा का जो होता है सेवा में भाग नहीं लेता, यानी कि उसके लिए अयोग्य होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है किन चीज़ों का? भारत की संचित निधि में होने वाली सभी व्ययों का लेखा जोखा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभी व्यापार निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाता है और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, कौन? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। ठीक है साथियों, आगे है, संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति की अगर जो बैठक हो रही है तो उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहेगा उपस्थित। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किसका? लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति या लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है किसको? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। लोक लेखा समिति क्या होती है, ये चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा सा वो आ रही होंगी सस्पेंस कि लोक लेखा समिति क्या है। तो साथियों, संसद में कई समितियां होती हैं, जब हम संसद पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सी समितियां होती हैं। तो इसमें संसद के ही कुछ सदस्य होते हैं जो लोक लेखाओं से संबंधित जो होती हैं ब्यौरा रखती हैं। तो इस तरह से लोक लेखा समिति होती है एक, और उसी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। लोक वित्त सरकार के वित्त क्रियाकलापों का अध्ययन है इसके अंतर्गत। तो सार्वजनिक खर्चा का परीक्षण करना, सार्वजनिक राजस्व के बारे में और वित्तीय प्रशासन के बारे में। ठीक है,
आगे है भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है भारत के मंत्रिमंडल के सचिव। जो सर्वोच्च पदासीन अधिकारी होता है साथियों, आप लोग इस चीज़ तैयारी कर रहे हैं सिविल की, उसमें अगर आप देखेंगे बहुत बड़े पद पर जो आसीन होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है आप में वो सचिव होता है। और कौन सा सचिव होता है? मंत्रिमंडल का सचिव होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इस तरह से साथियों हमने आज मंत्री परिषद को और सीएजी यानी कि कैग को हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और साथियों दूसरी बातें यह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करने का कष्ट करिएगा। इतने ही बातों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। और इसके बाद हम लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।